Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, I am here to assist you for the UPSC preparation. Whatever I am providing here, that is the precise study for the UPSC and all the state PCS examination. Friends, do not worry about the preparation because whatever I am providing here, that is the data from the prominent institution. I am providing all the data within the free amount here. Come along with me and reach up to the zenith of your career. Okay friends, let's get started. Today questions. स्टार्ट करते हैं। आज हम 6th वीडियो बात करेंगे मॉक टेस्ट सीरीज़ में। जो यूपीएससी सीएससी की मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसकी 6th वीडियो है ये, और ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगी। स्टार्ट करते हैं 51st क्वेश्चन से। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द एमपीलैड की फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। उसके बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है। फर्स्ट है, इट प्रोवाइड्स ए लैप्सेबल सम ऑफ 5 करोड़ टू ईच मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट पर एनम। एक साल में 5 करोड़ रुपया पर एमपी को मिलता है। लैप्सेबल मतलब जो लैप्स हो सकता है, नेक्स्ट ईयर में नहीं जाएगा। सेकेंड है, द फंड्स आर रिलीज इन द फॉर्म ऑफ द ग्रांट इन एड डायरेक्टली टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मतलब ग्रांट जो एड होता है, मान लो जिसको बिना ब्याजे पैसे दिए हो, ग्रांट्स दिया हो, तो वो क्या डायरेक्ट एमपी को दिया जाता है। थर्ड है, द एमपीज ओनली हैव ए रिकमेंडेटरी रोल अंडर द स्कीम। एमपी का ओनली रिकमेंडेशन का रोल रहता है, कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहता। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। आप साथ के साथ अटैम्प्ट करते रहोगे तो आपको क्वेश्चन पेपर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड एंड थर्ड, और सी है थर्ड, और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन सी है। एमपीलैड स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन वाज लॉन्च इन 1993. It provides a mechanism for the members of the parliament to recommend works of the development nature for the creation of the durable community assets for the provision of the basic facilities. तो एमपीलैड स्कीम में क्या है, ये 1993 में 1993 में ये एग्जिस्टेंस में आई थी। उसका क्या काम होता है, मैकेनिज्म है ये फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू रिकमेंड वर्क्स ऑफ द डेवलपमेंट नेचर, जैसे गलियाँ बन गई या डेवलपमेंट विकास करना उसका, फॉर द क्रिएशन ऑफ द ड्यूरेबल कम्युनिटी असेट्स, मतलब कम्युनिटी के लिए, कोई भी जाति के लिए असेट्स इकट्ठे करना, फॉर द प्रोविजन ऑफ द बेसिक फैसिलिटी। रोड बन गई, गलियाँ बन गई, किसी विलेज को डेवलप कर दिया, वैसे ही। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अंडर द स्कीम ईच एमपी इज अलोकेटेड ए नॉन लैप्सेबल अमाउंट, मतलब ये लैप्स नहीं होते, नॉन लैप्सेबल अमाउंट है, और 5 करोड़ पर एनम। एमपी रिकमेंडेड वर्क्स कोस्टिंग एट लीस्ट 7.5% ऑफ द एमपीलैड्स एंटाइटलमेंट फॉर द एरिया इनहेबिटेड बाय द शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन। तो एमपीलैड स्कीम में कोस्टिंग क्या होती है, एटलीस्ट 7.5% ऑफ द एमपीलैड्स एंटाइटलमेंट। एमपी क्या रिकमेंड करता है, बस वर्क्स ऑफ द कोस्टिंग एटलीस्ट 7.5% ऑफ द एमपीलैड्स एंटाइटलमेंट फॉर द एरियाज इनहेबिटेड द शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया। जहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब रहते हैं उनका 7, जो एमपीलैड्स का 5 करोड़ रुपया है उसका 7.5% तो एसटी एरिया के लिए, डेवलपमेंट के लिए है, और 15% किसके लिए है, शेड्यूल कास्ट के लिए। तो 7.5 शेड्यूल ट्राइब के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 15% 5 करोड़ का अलोकेशन होता है, रिकमेंड करता है ये। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फंड्स आर रिलीज इन द फॉर्म्स ऑफ द ग्रांट इन एड डायरेक्टली टू द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, नॉट टू द एमपी। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को पैसे दिए जाते हैं, एमपी को पैसे नहीं दिए जाते हैं। इसका थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। द एमपीज ओनली हैव ए रिकमेंडेटरी रोल अंडर द एमपीलैड स्कीम्स, द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी इम्प्लीमेंट दिस वर्क्स। एमपी तो क्या है, रिकमेंड कर सकते हैं कि आप सिफारिश कर सकते हैं ये काम करो, उसको काम को कौन करेंगे, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी करेंगे। एंड एम्पावर टू एग्जामिन द एलिजिबिलिटी फॉर द सैंक्शनिंग द फंड्स एंड सेलेक्ट द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, prioritize work, supervise overall execution and monitor the scheme at the ground level. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। With reference to the Regulation Act 7073, which of the following statements is or are correct? Regulating Act 7073 के बारे में स्टेटमेंट है। फर्स्ट है, The Act provided for the direct British parliamentary control over the court of the director for the first time.
ये एक्ट प्रोवाइड करता है डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम के लिए। जैसे क्या होता था कंपनी में, क्या होते थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होते थे। तो उसमें क्या है, फर्स्ट टाइम जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के ऊपर पहली बार कंट्रोल करने की बात की गई थी। सेकंड है क्योंकि आपको पता ही है कि वो जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय यहाँ पे बहुत सारा करप्शन करने लगे थे, उसके लिए रेगुलेटिंग एक्ट आया था उनको कंट्रोल करने के लिए। सेकंड है द बंगाल प्रेसिडेंसी वाज मेड सुप्रीम एंड अदर प्रेसिडेंसी वर मेड सबऑर्डिनेट टू इट। बंगाल प्रेसिडेंसी है उसको सुप्रीम रखा गया और बॉम्बे और कलकत्ता को उसका बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को उसका सबऑर्डिनेट रखा गया। थर्ड है द एक्ट मर्ज द ऑफिस ऑफ द कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टियर एंड द कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर्स। तो एक्ट मर्ज किया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स प्रॉपर्टियर्स को और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड थर्ड, बी है सेकंड, सी है फर्स्ट एंड सेकंड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन सी है। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द डायरेक्टर्स वर रिक्वायर्ड टू ले बिफोर द ट्रेजरी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का था, उसके बाद क्या हुआ, डायरेक्टर वर रिक्वायर्ड ए ले बिफोर द ट्रेजरी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन लंदन ऑल कोरेस्पोंडेंस फ्रॉम इंडिया डीलिंग विद द रेवेन्यूज and before as secretary of the state accountable to the British Parliament everything dealing with the civil and military administration. Thus the act provided for the direct British parliamentary control over the court of director for the first time. तो इस एक्ट का क्या काम था, फर्स्ट टाइम जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के ऊपर कंट्रोल था ब्रिटिश पार्लियामेंट का, यही इसका काम था। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ द 1773 द बंगाल प्रेसिडेंसी वाज मेड सुप्रीम विद द एक्सक्लूसिव पावर टू डील विद द मैटर्स ऑफ द वार एंड पीस। तो बंगाल प्रेसिडेंसी को वार एंड पीस जो है पहली बार इतनी पावर दी गई कि इन वार एंड पीस के मैटर्स को डील करेगा। एंड अदर प्रेसिडेंसी बॉम्बे एंड द मद्रास वर मेड सबऑर्डिनेट। बॉम्बे और मद्रास उसके सबऑर्डिनेट बना दिए, बंगाल प्रेसिडेंसी को मेन बना दिया। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ये था कि भाई फर्स्ट टर्म रेगुलेट किया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को थ्रू दी ब्रिटिश पार्लियामेंट रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। सेकंड है कि बंगाल प्रेसिडेंसी को मेन बना दिया और मद्रास को और बॉम्बे को सबऑर्डिनेट बना दिया। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द एक्ट डिड नॉट मर्ज द ऑफिस ऑफ द कोर्ट ऑफ प्रोपर्टियर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बट रेज द क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप बोथ द ऑफिस। इन दोनों को मर्ज नहीं किया गया, कोर्ट ऑफ प्रोपर्टियर को और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, बट इनके लिए क्वालिफिकेशन हाई कर दी। द शेयर होल्डर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वर कलेक्टिव कॉल्ड द कोर्ट ऑफ प्रोपर्टियर। जो शेयर होल्डर हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर रखते थे उनको कोर्ट ऑफ प्रोपर्टियर बोले जाता था क्योंकि उनके पास प्रॉपर्टी है। एंड कॉन्फ्रेंस ऑफ कोर्ट ऑफ प्रोपर्टियर एनुअली इलेक्टेड द मेंबर्स ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। वो कोर्ट ऑफ प्रोपर्टियर ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को सिलेक्ट करते हैं, जैसे आजकल होता है शेयर होल्डर्स अपने में से एमडी को चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद इन्फ्लुएंस टू द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वाज रिसेंटली इन द न्यूज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है द ट्राइबल एरिया इन मिजोरम constituted as the autonomous district do not fall outside the any executive of the state। जैसे मिजोरम में ट्राइबल एरिया हैं, कंस्टिट्यूटेड एज द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट डू नॉट फॉल आउटसाइड द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। वो स्टेट की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के बाहर नहीं आते हैं। सेकंड है द गवर्नर ऑफ द मेघालय इज एम्पावर्ड टू द डिवाइड एन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट इनटू द सेवरल ऑटोनोमस रीजन। तो गवर्नर ऑफ जो मेघालय के उनकी पावर है क्या, वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में बांट सकते हैं, रीजन्स में बांट सकते हैं। थर्ड है द टर्म ऑफ द ऑफिस फॉर द ऑल मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ एन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ द एंटरप्राइज 5 ईयर, 5 साल है क्या उसकी लिमिट। फोर्थ है द गवर्नर ऑफ द आसाम में डायरेक्ट वेदर एक्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर अप्लाई टू द आसाम ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है सेकंड एंड थर्ड, बी है फर्स्ट एंड सेकंड, सी है थर्ड एंड फोर्थ और डी है फर्स्ट सेकंड फोर्थ। तो इसका सॉल्यूशन डी है। द अरुणाचल प्रदेश असेंबली पास्ड ए रेजोल्यूशन टू ब्रिंग द स्टेट अंडर द एम्बिट ऑफ द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन अगस्त 2020। The 6th schedule of the Constitution of India contains special provision for the administration of the tribal area.
ट्राइबल एरिया जैसे AMTM, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 स्टेट ऐसे हैं जिनके 6 शेड्यूल में बांटा गया ट्राइबल एरिया को सेग्रीगेट करने के लिए। तो ईस्टर्न स्टेट ऑफ द आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। एज पर द 6th शेड्यूल the tribal area in the 4 states of Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram have been constituted as the autonomous district, but they do not fall outside the executive authority of state concerned. स्टेट की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से बाहर नहीं है, वो उसमें ही है, बट ऑटोनोमिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना दी है। कुछ बंदे सिलेक्टेड वहाँ पे रूल करेंगे और वही अपने इम्प्लीमेंट करेंगे। डायरेक्ट कोई भी पार्लियामेंट का बनाया हुआ रूल वहाँ पे लागू नहीं होता है। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। As per the 6th schedule, that governor is empowered to divide an autonomous district in the 4 states of the Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram into several autonomous regions if there are different tribe in an autonomous district. मान लो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइबल रहते हैं वहाँ पे, उनको डिफरेंट रीजन में बांट सकते हैं गवर्नर। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। इनकरेक्ट है। Each autonomous district has a district council consist of the 30 members, 30 आदमी of the whom 4 are nominated by the governor and the remaining 26 are selected on the basis of the adult franchise. The term of office for all elected members of the district council of an autonomous district in the 4 states of the Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram is 5 years. Nominated members hold office during the pleasure of the governor. तो सिलेक्शन वाले तो 5 साल के रहते हैं, नॉमिनेटेड वो गवर्नर की विम्स एंड फैंसी पे काम करते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। इन द 6th शेड्यूल एरिया द एक्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर डू नॉट अप्लाई टू द ऑटोनोमिक डिस्ट्रिक्ट एंड ऑटोनोमस रीजन और अप्लाई विद द स्पेसिफाइड मॉडिफिकेशन एज एन एक्सेप्शन। द पावर ऑफ द डायरेक्शन इन दिस रिगार्ड लाइज विद द गवर्नर ऑफ द असम इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्ट्स ऑफ द बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। But in the case of the Tripura, Mizoram, Meghalaya, it lies with the president in respect of the acts of the parliament and governor in respect of the state legislature. Next question पे चलते हैं। Consider the following statements with respect to the cropping system. Polyculture. Polyculture involves cultivation of the several genetic variants of the same crop. Second है polyvarietal cultivation involves planting the crops together with mature at various times. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है फर्स्ट एंड सेकंड और डी है नाइदर वन नो टू। तो इसका आंसर डी है। पॉलीकल्चर और एंड पॉलीवेराइटल कल्टिवेशन आर टाइप्स ऑफ द मिक्स क्रॉपिंग प्रैक्टिस। मिक्स क्रॉपिंग होती है पॉलीकल्चर या पॉलीवेराइटल। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पॉलीकल्चर इज ए प्रैक्टिस इन विच डिफरेंट प्लांट्स मैच्योरिंग एट वेरियस टाइम्स एंड प्लांट टुगेदर। मान लो अलग अलग टाइम पे उनमें फसल पक रही है तो उनको इकट्ठे लगाया जाता है, उसको पॉलीकल्चर बोलते हैं। पॉली में डिफरेंट और कल्चर में अलग अलग फसल इकट्ठी उगाई जाती हैं। इट इज़ द लिमिट इमिटेशन नकल है ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी के लिए है, इसकी नकल है। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पॉलीवेराइटियल कल्टिवेशन refers to a planting a plot of land with several varieties of the same crop. तो पोलीवेराइटियल होता है ज़्यादा वैरायटी हैं। पोलीवेराइटियल मतलब ज़्यादा वैरायटी हैं एक ही फसल की। द वैराइटीज रेफर्स टू द डिफरेंट जेनेटिक वेरिएशन ऑफ द सेम क्रॉप। सेम क्रॉप के डिफरेंट जेनेटिक वेरिएशन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following statements is or are correct with reference to the biomineralization? Biomineralization के बारे में क्वेश्चन है। फर्स्ट है, इट इज़ ए प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिक सब्सटेंस आर कन्वर्टेड टू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। बायोमिनरलाइजेशन के थ्रू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में चेंज किया जाता है क्या। सेकंड है, इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द बोन, स्केलेटन एंड टीथ इन ऑर्गेनिज्म। जैसे हड्डियाँ, स्केलेटन ढांचा या टीथ होते हैं ऑर्गेनिज्म में। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है फर्स्ट एंड सेकंड और डी है नाइदर वन नो टू। तो इसका सॉल्यूशन सी है। बायोमिनरल्स आर द नेचुरल कंपोजिट मटेरियल बेस्ड अपॉन बायोमोलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स, मिनरल्स प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म वाया प्रोसेस नोन एज द बायोमिनरलाइजेशन। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। बायोमिनरलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ द conversion of the organic substance to the inorganic substance by living organism. It is the process by which living or
ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मिनरल्स। तो बायो मिनरलाइजेशन क्या होता है? कन्वर्जन मतलब चेंज होना ऑर्गेनिक सब्सटेंस का और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मिनरल्स। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। द प्रोसेस ऑफ द बायो मिनरलाइजेशन हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द बोन्स, skeletons, teeth in organism. It is the process by which mineral crystals are deposited in the matrix of the living organism. During the bone mineralization, the crystal of the mineral are accumulated in the systematic manner over the extracellular matrix, where the cells surrounding the mineral matrix prepare a pattern of the mineral accumulation, thus commencing the location of the mineralization and fixing the final dimension of the mineral crystals. मतलब यही है कि जो मान लो कोई भी आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस को इनऑर्गेनिक में चेंज करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इसका सेकंड स्टेटमेंट दोनों ही इसके करेक्ट हैं। सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है कि सेकंड स्टेटमेंट क्या था? सेकंड स्टेटमेंट में ये था कि ये इनके द्वारा ही हड्डियाँ, कंकाल या दांतों के निर्माण होते हैं, सहायता करता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 56 question. Consider the following statements regarding Chrissy Meg, which was recently in the news. It is set up under the National Agricultural Higher Education Project. Second है, it would be deploying deep learning based application for the disease identification in livestock. तो ये deploying होगा deep learning based application for the disease identification in the livestock. थर्ड है, इट विल रिप्लेस द डाटा सेंटर ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च लोकेटेड इन द हाई सिस्टमिक जोन ऑफ द दिल्ली। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट और डी है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन ए है। Currently, the main data center of the Indian Council of Agricultural Research is located in the Delhi. तो ये दिल्ली में है, main data center of the Indian Council of Agricultural Research. To protect the precious data of the ICR, the government has set up a data recovery center, Krishi Meg in Hyderabad. तो ये जो करंटली जो मेन डाटा सेंटर है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का, ये लोकेटेड है दिल्ली में और ये डाटा को प्रिजर्व करता है। द गवर्नमेंट हैज सेट अप ए डाटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ, उसको ही कृषि मेघ बोलते हैं, हैदराबाद में है ये। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। कृषि मेघ हैज़ बीन सेटअप अंडर द नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट फंडेड बाय द बोथ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड बैंक। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। द कृषि मेघ इज इक्विप्ड विद द latest artificial intelligence deep learning software tools, kits for building and developing deep learning based application using image analysis for disease identification in the livestock etc. Third statement incorrect है। present data center of the ICR is located in the seismic zone of Delhi. ये सिस्मिक जोन में है दिल्ली में। देयर इज ए थ्रेट ऑफ द लूजिंग डाटा ड्यू टू अर्थक्वेक बट द डाटा रिकवरी सेंटर इन हैदराबाद विल नॉट रिप्लेस इट, रादर इट एक्ट्स एज ए डाटा रिकवरी सेंटर। तो उसको रिप्लेस नहीं कर रहा है ये, बट डाटा रिकवरी है। मान लो वहाँ से लॉस्ट हो गया तो डाटा रिकवर कर सकते हैं हैदराबाद से, उसको ही कृषि मेघ बोलते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का डाटा रखने के लिए द डाटा रिकवरी सेंटर वाज सेटअप इन द नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट हैदराबाद बिकॉज इट लाइज इन द लो सिस्मिक जोन एंड हैदराबाद आल्सो हैज स्किल्ड IT manpower along with the low humidity level which is favorable and data center environment. तो डाटा पे वहाँ पे हैदराबाद में प्रोटेक्ट रहेगा क्योंकि दिल्ली में सिस्मिक जोन में, बट उसको रिप्लेस नहीं कर रहा। यहाँ से डाटा उठ जाएगा तो वहाँ से रिकवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, ऑर्गेनाइजेशन है और फाउंडर है। लेबर किसान पार्टी हिंदुस्तान, जो लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान किसके फाउंडर क्या? सिंगरवेलू चेतियर हैं। सेकंड है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन, नारायण मल्हार जोशी, NM जोशी। थर्ड है ऑल इंडिया एंटी कॉम्प्रोमाइज़ कॉन्फ्रेंस, ये क्या है? जवाहरलाल नेहरू। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट मैच है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन ए है। सिंगरवेलू चेतियर इज ए कम्युनिस्ट लॉयर
ये समुदाय के कम्युनिस्ट है, मतलब जो कम्युनिटी को बढ़ावा देते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, वो कम्युनिस्ट लोग थे, आइडियोलॉजी फॉलो करने वाले। फॉर्म द लेबर किसान पार्टी ऑफ द हिंदुस्तान 1923, स्टार्टेड द जनरल लेबर किसान गैजेट। तो आप ये एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कहीं से भी। सिंगरवेलु छेतियर ने जो है लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान फॉर्म की थी 1923 में। ये इनका था जर्नल, जो किसान गैजेट नाम था इनका। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। आफ्टर लीविंग ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन 1931, NM जोशी फॉर्म द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन विद द वी विग्री एज ए प्रेजिडेंट। वी विग्री एज ए प्रेजिडेंट थे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन बना दी थी NM जोशी ने 1931 में। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इन मार्च 1940 सुभाष चंद्र बोस फॉर्म ऑल इंडिया एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस इन द रामगढ़। इट वाज ए ज्वाइंट एफर्ट ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक एंड किसान सभा। फॉरवर्ड ब्लॉक एंड किसान सभा का ज्वाइंट एफर्ट था। द कॉन्फ्रेंस गिव ए कॉल टू द पीपल नॉट टू हेल्प द इम्पेरियलिस्ट वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, विद एनी रिसोर्स, मैन, मनी, मटेरियल, कुछ भी नहीं जाना चाहिए। 1939 के आसपास की बात है ये। तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। With reference to the Consumer Protection Act 2019, which recently in the news, consider the following statement. First है, it provides for a central consumer protection authority to regulate matters relating to the violation of the consumer rights. तो उसके लिए क्या, जो अगर ग्राहक के कोई वायलेट्स हो रहा है राइट्स को, तो क्या सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई इन्होंने अमेंडमेंट के थ्रू। सेकेंड है, इट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ द प्रोडक्ट लाइबिलिटीज़। प्रोडक्ट लाइबिलिटी मतलब कोई इन्फेक्शन हो गया तो क्या मैन्युफैक्चरर की लाइबिलिटी है। थर्ड है, अंडर दिस एक्ट देयर विल बी नो अपील अगेंस्ट द सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन। तो इस एक्ट के द्वारा कोई भी अपील नहीं होगी मीडिएशन के थ्रू। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है थर्ड, सी है सेकंड और डी है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इसका डी आंसर करेक्ट है। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 केम इनटू फोर्स इन जुलाई 2020। जुलाई 2020 में आया है ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, अमेंडमेंट किया इसका। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 प्रोवाइड्स पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश ए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA to regulate matters relating to the violation of the rights of the consumer, unfair trade practice and false of the misleading advertisement। मान लो कोई फेक एडवर्टाइजमेंट करके अपना पैसा कमा रहा है, तो उसके लिए भी ये एक अथॉरिटी आ चुकी है अब। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ द प्रोडक्ट लाइबिलिटी। इट मीन्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर और द प्रोडक्ट सेलर्स to compensate a consumer for any harm caused by the such defective products manufactured or the sold by deficiency in service relating thereto। मान लो कोई भी सर्विस है वो आपको नहीं मिल रही, बोला गया था, तो उसके लिए एक प्रोविज़न आ गया है। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 प्रोवाइड्स फॉर द अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म टू मीडिएशन। मतलब मीडिएशन के थ्रू अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कर सकते हैं अंडर दिस either at the first hearing after the admission or later stage in the district commission of the view that there exists an element of the settlement. It can refer the complaint consent of the parties. Also parties at any stage of the complaint can opt for the settlement through mediation, but no appeals lies after the settlement of the dispute through mediation। मतलब अगर आपको ने केस फाइल कर दिया है तो बीच में आप मेडिएशन भी कर सकते हैं। मान लो किसी का मध्यस्थता लेके आप रिजोल्व कर सकते हैं और किसी भी टाइम पे केस विड्रॉ कर सकते हैं, बट एक बार रिजोल्वमेंट हो गया तो उसके बाद कोई केस फाइल नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी ओम्बुड्समैन स्कीम। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क करना। फर्स्ट है, द ओम्बुड्समैन शुड बी ए रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। In case of the grievances, the complaint can directly approach to the ombudsman of the redressal for redressal। कोई grievances है, मतलब किसी की शिकायत है, तो कंप्लेंट डायरेक्टली ombudsman को जाएगी क्या redressal के लिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है दोनों ठीक हैं और डी है दोनों गलत हैं। तो इसका डी आंसर करेक्ट है। ओम्बुड्समैन स्कीम for customer of the non-banking finance company has been introduced by the Reserve Bank of India. It is a cost-free apex level mechanism for the resolution of the complaints
relating to the certain services rendered by the non-banking finance company. तो ओम्बुड्समैन जो स्कीम है, मान लो जो हमने अन्ना हजारे जी ने एक मुहिम चलाई थी 2013 में, उसके बाद ओम्बुड्समैन बना दिया फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये इस तरह से नहीं बन रहा था, बोल रहे थे कि अपोजिशन पार्टी में कोई लीडर नहीं है जिसकी 55 सीट आई हो। फिर अब क्या है, जो अपोजिशन पार्टी में जो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है उसको ही मेन बना लिया और ये ओम्बुड्समैन बना दिया गया। तो लोकपाल बोलते हैं इसको हिंदी में। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। ए सीनियर ऑफिशियल ऑफ द आरबीआई इज अपॉइंटेड एज ए ओम्बुड्समैन ऑफ द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी फॉर रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवेंस अंडर द सेक्शन 8 ऑफ द स्कीम। तो आरबीआई के ही गवर्नर जो रिटायर्ड हैं तो उनको नहीं, जो आरबीआई के बिना रिटायर्ड जो इन सर्विस हैं वही इसका ऑफिशियल काम कर सकते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के लिए। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है। एज पर द प्रोविजन ऑफ द स्कीम इन केस ऑफ द ग्रीवेंस द कंप्लेंट मस्ट फर्स्ट अप्रोच टू द कंसर्न एनबीएफसी, पहले उस एनबीएफसी में जाएगी। इफ ए पर्सन डज नॉट गेट ए रिप्लाई ऑन एफसी विद ए पीरियड ऑफ द 1 month आफ्टर रिसिप्ट ऑफ द कंप्लेंट, इफ द नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी रिजेक्ट्स द कंप्लेंट, इफ द कंप्लेंट इज नॉट सेटिस्फाइड, जो कंप्लेनेंट है जिसने शिकायत की वो सेटिस्फाई नहीं है तो रिप्लाई उससे, तो देन कंप्लेंट फाइंड कर सकते हैं वो ओम्बुड्समैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर परफॉर्म बाय द एपिथेलियल सेल। इसको प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा इश्यू हो सकता है, आप इसको अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर सकते हैं। एपिथेलियल फर्स्ट है सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन, सेकेंड है सेक्रेशन ऑफ द हार्मोन्स, थर्ड है ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्टेशन, फोर्थ है डिटेक्शन ऑफ द सेंसेशन। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, बी है सेकंड एंड फोर्थ, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है सेकंड थर्ड फोर्थ। इसका सॉल्यूशन ए है। एपिथेलियल टिश्यू लाइन द आउटर सरफेस ऑफ द ऑर्गन। कोई भी ऑर्गन है, जैसे मान लो आपका लीवर है तो उसके एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं, जो उसको आउटर से घेर सकते हैं। ब्लड वेसल थ्रू आउट द बॉडी एज वेल एज इनर सरफेस ऑफ द कैविटीज़ इन मैनी इंटरनल ऑर्गन, या ऑर्गन के अंदर भी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, कैविटीज़ होती हैं। द एपिथेलियल cells are the construction block with which an organism is formed during the development of an embryo. It changes from the simple structure formed only a handful of cells and animal within very complex organization. First, second, third, fourth correct हैं. The following are the function epithelial cell. Selective absorption, that is a absorption of the nutrients selectively. Second is secretion of the hormones. They also secrete various hormones of the all glands are made up of the epithelial cell. Trans cells. तो जो एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स सेलेक्टिवली करते हैं उसको सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं, सेलेक्टिव न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करते हैं। सेक्रेशन ऑफ द हार्मोन, दे आल्सो सीक्रेट वेरियस हार्मोन्स एज द ग्लैंड्स एज आर मेड ऑफ द एपिथेलियल सेल। तो हार्मोन्स भी सेक्रेशन करते हैं, छोड़ते हैं। ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्टेशन, दिस इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वेरियस सब्सटेंस बिटवीन द सेल्स, सेल्स के बीच में ट्रांसफर होता है। डिटेक्शन ऑफ द सेंसेशन, दे आल्सो डिटेक्ट सेंसेशन। फॉर एग्जाम्पल आवर अपर लेयर ऑफ द स्किन इज मेड ऑफ द एपिथेलियल सेल विच कैन डिटेक्ट सेंसेशन। तो ये हर जगह पाए जाते हैं एपिथेलियल सेल। ये आपका हिंदी में आंसर है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई विल कम टुमारो विद more questions. Please share my video among your friends so that they can get benefited within the free amount. Okay friend, thanks for watching. Bye.